हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एट केमिस्ट्री पॉइंट। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिस के बारे में है। हम बेसिस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले लास्ट क्लास के अंदर हमारा थोड़ा सा कुछ छूट गया था, एक पोर्शन स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस हम कर रहे थे, जिसके अंदर यूजेस जो है एसिड्स या मिनरल एसिड्स के वो रह गए थे, तो हम उनको करेंगे। उसके बाद हम बेसिस को डिस्कस करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। बेसिस स्टार्ट करने से पहले देखिए हम कर रहे थे एसिड्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं, हम ये बात कर रहे थे। एक बार मैं इसको कंप्लीटली रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस। देखिए हमने बात की थी एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं, उन्हें हम एसिड्स बुलाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे HCl है, जब इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको हम सिंगल एरो से डिनोट करते हैं। ये जो सिंगल एरो यहाँ पे है ये हमको बता रहा है कि जो हमारा एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गनेस हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कर रहे हैं कि एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि कोई एसिड कितनी ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस देता है उसको हम बुलाते हैं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर ज्यादा अमाउंट में हमको H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं या ज्यादा इजीली आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और अगर हमारा एसिड जो है वो जैसे कि एसिटिक एसिड है, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, उसका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। पार्शियल का मतलब आधा अधूरा, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? वीक एसिड। अब जो हमारे वीक एसिड होते हैं उनको हम यहाँ डबल एरो से डिनोट करते हैं। ये जो डबल एरो यहाँ पे लगा हुआ है ये हमको क्या बता रहा है कि जो एसिड है ये लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है बल्कि स्मॉल एक्सटेंट पे आयोनाइज हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, इसलिए ये अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम बोल सकते हैं मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, उनके साथ में ये बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। दूसरा, इनके पास में क्योंकि आयंस ज्यादा है, कंप्लीट आयनाइजेशन हो रहा है तो आयंस का नंबर इनके पास में ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को भी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में कंडक्ट कैसे होती है? आयंस की वजह से। आयंस ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। अब आयंस जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा स्ट्रॉन्गली कंडक्ट होती है, या हम बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट में कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें वीक एसिड्स की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे पास जितने भी हमारे तीनों मिनरल एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। यहाँ पे हमारे पास में वीक एसिड्स में एसिटिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड H2CO3, और एक होता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। कंफ्यूज नहीं होना है, H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक मिनरल एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। ये है सल्फ्यूरस एसिड। ये एक वीक एसिड होता है, इसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है, और हम बोल सकते हैं ये स्मॉल एक्सटेंट पे हमको H पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्योंकि वीक एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं तो इनके पास में आयंस का नंबर कम होता है। आयंस का नंबर कम होता है तो ये अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन इनकी इतनी फास्ट नहीं होती। रिएक्शन तो करेंगे, ऐसा नहीं इनकी रिएक्शन होगी, लेकिन इतनी फास्ट नहीं होती है जितनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिएक्शन होती है।
सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करते हैं, पर स्मॉल एक्सटेंट पे कंडक्ट करेंगे, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास में आयंस का नंबर कम होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या हम किसी मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कंप्लीट आयनाइजेशन होता है और ये ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को आप डाइल्यूट कर रहे हो, अब डाइल्यूट करने का मतलब क्या होगा, अगर आप उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, और आप एसिड के अंदर बहुत ज्यादा पानी मिलाते चले जा रहे हो, वो डाइल्यूट उसको करते चले जा रहे हो, तो पर यूनिट वॉल्यूम उस एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एसिड क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वाटर की अमाउंट इंक्रीज होती जा रही है। तो हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई एक बीकर है हमारे पास में और ये पूरा, इसमें पहले इतना एसिड था, ठीक है, तो जब तक आप इसको इतना पानी से भरते हो या इतना पानी से भरते हो तब तक तो कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, ठीक है, समझ आता है। लेकिन जब आप इसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर देते हो और इसको आप फुल्ली वाटर से फिल कर देते हो, तो उस केस में मैंने बोला पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हम इस एरिया के अंदर देखें तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पर नहीं, मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, मतलब किसी भी एरिया के अंदर आप ले सकते हो, H पॉजिटिव आयंस का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वाटर की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, डाइल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करें कि पानी कम था और इतने ही एरिया में पानी इतना था और फिर इतने ही एरिया के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी वाटर क्या है, कम है, और वाटर कम है तो इसका मतलब एसिड जो हमारा है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं हुआ है, डाइल्यूशन हुआ है लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है, कम डाइल्यूट है। ये क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जिनको हम बुलाते हैं मिनरल एसिड्स, इनके यूजेस की। तो मिनरल एसिड्स में हमारे पास कौन कौन आते हैं, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड और HCl है। तो इन तीनों के यूजेस क्या होते हैं, देखिए H2SO4 के यूजेस क्या है, इसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, जैसे कि इन केस ऑफ अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। डाइज, पेंट्स, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स जो होते हैं, क्लॉथ फाइबर्स जैसे कि रेयन है, नायलॉन है, तो ये सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है। सिमिलरली आपकी जो बैटरीज होती हैं, जैसे आप देखते हो आपकी गाड़ी के अंदर जो बैटरी होती है और आपके घरों में जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उनके अंदर क्या यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अब नाइट्रिक एसिड HNO3 के यूजेस क्या होते हैं, सिमिलरली फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के अंदर। एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव से मतलब जैसे कि क्रैकर्स हैं, फटने वाली चीजें, तो TNT है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, जिसके अंदर क्या होता है, HNO3 होता है। सिमिलरली डाई स्टफ्स बनाने के लिए, पेंट्स और वी कैन से सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस क्या क्या है, डाई स्टफ्स के अंदर, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। और एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है कि जो हमारे स्टील के वेसल्स होते हैं, तो इन स्टील के वेसल्स को गैल्वेनाइज करने से पहले, मतलब इनको प्योर करने से, इनके अंदर चमक देने से पहले इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो उस ऑक्साइड की उस लेयर को रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एसिड्स, जो लास्ट क्लास के अंदर हमारा रह गया था। अब नेक्स्ट जो हम है वो कर रहे हैं बेसिस के बारे में। तो देखिए बेस क्या होते हैं। अब क्योंकि एसिड्स हमने पढ़े हैं तो इतना हमें समझ आ गया है कि बेस जो है वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अपोजिट होते हैं किसके, एसिड्स के। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि कास्टिक सोडा,
कॉमन नेम्स मैं यहाँ पे लिख रही हूं कास्टिक सोडा, साथ ही इनके IUPAC नेम आप फाइंड आउट करोगे क्या होते हैं, और मैं इनके फॉर्मूला लिख रही हूँ। अब आपको एग्जाम्स में कहीं पर भी IUPAC नेम रेयरली आते हैं एग्जाम्स के अंदर, आपके एग्जाम्स में मोस्टली आपके कॉमन नेम्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, इसको हम बुलाते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। सिमिलरली लाइम या फिर लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा क्या होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसके अंदर 10 मोल्स ऑफ वाटर के प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर आप टच करते हो तो इनसे हमें सोपी फील होता है। सोपी मतलब जैसे अगर आप हाथ पे साबुन लगा लेते हो या साबुन आप लगाते हो तो स्लिपरी टच आता है सोपी, तो वैसा फील, वैसा टच ये हमें कुछ सब्सटेंसेस देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो टच करने पर सोपी फील देते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं, बेस बुलाते हैं। अब जो बेस होते हैं ये जस्ट अपोजिट होते हैं एसिड्स के, और बेस क्या करते हैं, ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू के अंदर। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और ये फील यानी कि टच में कैसे होते हैं, सोपी फील के होते हैं। अब वो केमिकल सब्सटेंसेस जो एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, द केमिकल सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स आर नोन एज बेसिस। उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बेस बुलाते हैं। एसिड्स की और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो सेम वही चीज है कि कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या बनाएगा, वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो किसी एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर कोई केमिकल सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है एसिड से रिएक्ट करके, तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बुलाते हैं, बेस बुलाते हैं। बेसिस हमारे पास जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, बेस हैं। ये क्या है, ये कार्बोनेट है, ये बेस नहीं है, बेस ही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स जैसे कि वॉशिंग सोडा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जैसे कि बेकिंग सोडा, जैसे कि NaHCO3 बेकिंग सोडा। तो जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं उनको भी बेसिस ही माना जाता है, बेसिस की कैटेगरी में ही रखा गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कोई भी वो केमिकल सब्सटेंस जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है उसको हम क्या बुलाते हैं, बेस। तो अगर कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो इनको हम रखते हैं किसकी कैटेगरी में, बेस की कैटेगरी में। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और कुछ बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो वो बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेस जो है ये क्या है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और इनको यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, दोज बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। अब इस सेक्शन के अंदर यानी कि आपके 10th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ उन्हीं बेसिस की बात करेंगे जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, नॉट ऑफ दोज विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं या हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए वाटर सोल्यूबल बेस जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनको हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शंस कब होती हैं, जब कोई सॉल्यूशन कोई भी सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में होता है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो बेस है, जब तक वो एक्वस यानी वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होगा तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है।
तो जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है वो ही तो वाटर से रिएक्ट कर पाएगा। अगर कोई बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो वाटर के साथ में रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो आपके इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ एल्कलीज को पढ़ेंगे, यानी उन बेसिस को जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर मैं कहीं पर भी एल्कली वर्ड यूज करूं या फिर कहीं पर बेस वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इन्हीं बेसिस की बात कर रहे हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, एक और चीज कि बेस जो है ना, क्योंकि ये एल्कली हैं तो इसलिए इनको हम क्या बुला सकते हैं, जो बेसिक जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एल्कलाइन भी बुला सकते हैं। तो एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी भी बेस को अगर आप वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो वो जो बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास बनता है उसको हम एल्कलाइन भी बुला सकते हैं, क्योंकि ये एल्कलीज कहलाते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं कि जो सभी बेसिस होते हैं, जैसे कि हमने एसिड्स में बात की थी कि सारे एसिड्स के पास में जो कॉमन चीज होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन। मीन्स सारे के सारे एसिड्स क्या देते हैं हमको, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, इसीलिए उनको हमने रखा है किसकी कैटेगरी में, एसिड्स की कैटेगरी में। सिमिलरली जितने भी हमारे पास में बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सब हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हम क्या बुलाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो सारे बेसिस हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कब देंगे, जब ये वाटर के अंदर डिसोल्व होंगे। विदाउट डिसोल्विंग इन वाटर ये हमको हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं देते हैं। जैसे एसिड्स की हमने बात की थी कि कोई भी एसिड एसिडिक प्रॉपर्टीज कब शो करता है, जब वो वाटर के अंदर डिसोल्व होता है तभी वो H पॉजिटिव आयन देता है और तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो सिमिलरली कोई भी बेस बेसिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब ये वाटर के अंदर डिसोल्व होगा तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा, और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज आएंगी। यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि कोई भी बेस के अंदर या कोई भी बेस जो बेसिक बिहेवियर शो करता है या बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है वो किसकी वजह से शो करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड आयंस। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से बेस क्या शो करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी। अभी हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो अगर हम इसको डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये हमको देता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये भी हमको क्या देता है, Ca2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक एसिड्स जो स्ट्रेंथ है और वी कैन से बेस जो है जिनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, तो वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड आयंस। तो बेसिस को हम कैटेगराइज करते हैं एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हुए, स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और लार्ज एक्सटेंट पे हमको क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। मतलब जितना हाइड्रोक्साइड आयंस का नंबर ज्यादा होगा या अमाउंट ज्यादा होगी, नंबर नहीं कहेंगे, अमाउंट ज्यादा होगी हाइड्रोक्साइड आयंस की, उतना ही कोई बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये दोनों क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। अब वीक बेस से हमारा क्या मतलब है कि ये जो है वीक बेस ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। कंप्लीटली आयनाइज नहीं होने से मतलब क्या हो गया कि ये हमको हाइड्रोक्साइड आयंस लार्ज अमाउंट के अंदर नहीं देते हैं। मतलब अगर हाइड्रोक्साइड आयंस की अमाउंट कम है तो वो कैटेगराइज किए जाते हैं वो सब्सटेंस इनटू वीक बेसिस। ठीक है, अब लाइक एसिड्स, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है इनके पास में हाइड्रोक्साइड आयंस ज्यादा हैं,
तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज किया जाता है। सिमिलरली जो वीक बेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करेंगे क्योंकि आयंस हैं उनके पास में, लेकिन कम एक्सटेंट पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए इनकी हम बोल सकते हैं इनको एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इनको हम यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, या वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो जब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या है कि बेस जो है ये बिटर टेस्ट के होते हैं, एक तो कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट होता है इनका, और ये क्या होते हैं सोपी टच, और इनका टच कैसा होता है सोपी होता है, मतलब स्लिपरी टच होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेसिस की वो क्या है, ये टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू लिटमस के अंदर। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। अब आयंस प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं अपने थ्रू। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, लाइक एसिड्स, बेस जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं विद पॉप साउंड। मैंने एक दिन पहले भी बताया था पॉप साउंड क्या होती है, जो एकदम ब्लास्ट होने वाली साउंड होती है, जैसे कि बैलून होता है गुब्बारा, और बैलून को आपने फिल कर रखा है एयर से, उसको अगर आप एक पिन मारते हो तो एकदम ब्लास्ट होता है, फटता है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, पॉप साउंड बुलाते हैं। अब यहाँ बेस जो है, जैसे कि मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई जिंक मेटल के साथ में, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी ऑब्वियसली, ठीक है, और उसके अलावा सोल्ट बनेगा ZnO2, सोडियम जिंकेट। अब देखिए बेसिस के बारे में एक चीज याद रखिए कि बेस जो है ना वो सभी मेटल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे हम सिर्फ जिंक मेटल की रिएक्शन ही बेस के साथ में शो कर रहे हैं, बाकी अदर मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं, ये याद रखना है। बाकी हम प्रॉपर्टी के अंदर काउंट जरूर करेंगे इसको कि बेस मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं विद पॉप साउंड। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी बेसिस की डिक्रीज हो गई ना, अभी हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एसिड्स जो है वो मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो इटसेल्फ बेस है, तो उनके साथ में कोई बेस रिएक्शन कर नहीं सकता है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन खत्म हो गई है, सॉरी प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि बेस रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में और परफॉर्म करते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या देते हैं, सोल्ट एंड वाटर। ये हम डिटेल में पढ़ चुके एसिड्स के केस में कि एसिड्स और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मीन्स दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस और H2SO4 एज ए लिक्विड, तो इन दोनों के बीच की रिएक्शन क्या होगी, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ये सोल्ट बना और वाटर बना। अब कोई भी वो रिएक्शन जिसमें कोई एसिड और बेस रिएक्शन करता है और सोल्ट और वाटर बनाता है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि बेस जो है ये रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में, और नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके बेस क्या देते हैं, साल्ट एंड वाटर ही देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम यहाँ पे, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन है उसमें साल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर, ठीक है। तो क्योंकि अब जब एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, साल्ट और वाटर, मतलब सेम प्रोडक्ट दे रहा है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मिल रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, या ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। अब याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स के पास में बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको याद रखनी है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स में आप NO2 भी ले सकते हो, SO2 भी ले सकते हो, तो ये दीज आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बिटर टेस्ट होते हैं, सोपी टच के होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास में हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। बेस मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं पॉप साउंड के साथ में। सिमिलरली बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करके परफॉर्म करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके दौरान बनाते हैं क्या, साल्ट और वाटर। सिमिलरली बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में और परफॉर्म करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि सेम जो बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, दैट इज साल्ट एंड वाटर। और यहां से हमें पता चलता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनके पास में क्या होती हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की, कि जो बेस हैं उनके यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस तो देखिए, हम कास्टिक सोडा NaOH, अगर हम इसकी बात करें तो इसको यूज किया जाता है सोप्स बनाने के लिए, ठीक है, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो है रेयन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है एज वी कैन से व्हाइट वॉश करने के लिए वॉल्स के ऊपर। तो व्हाइट वॉशिंग जो होती है उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन ही होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है एंटा एसिड की तरह। अब एंटा एसिड क्या होते हैं, एंटा एसिड वो टैबलेट्स होती हैं जिनको यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए क्या यूज करते हैं, टैबलेट्स। और उन टैबलेट्स में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने नाम बोला था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो यूज करते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। सिमिलरली NaHCO3 बेकिंग सोडा है, इसको यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, या किचन के अंदर खाना जो बेक करते हैं हम, कुकिंग के अंदर फूड को क्रिस्पी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास में है सोडियम कार्बोनेट, इसको यूज किया जाता है कास्टिक आपका वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ बेसिस विच वी आर गोइंग टू यूज ऑन डे टू डे लाइफ। अब ये था हमारा बेसिस के बारे में जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पीएच करेंगे कि एसिड्स और बेसिस की पीएच क्या होती है और हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर पीएच कैसे अफेक्ट करती है।